हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 9वीं क्लास का सोशल साइंस का सैंपल पेपर करने जा रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की है वीडियो को काफ़ी डिटेल में बनाने की, ताकि आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जितना आप इसे देखेंगे अच्छे से और क्वेश्चंस को समझेंगे तो आपको पेपर में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो आपका सेक्शन ए आएगा एग्जाम के अंदर, जो कि आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और इसमें आपका 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज में सुधार लाना और अंधविश्वास और कुरीतियों का उन्मूलन करना था, यानी कि अंधविश्वास और कुरीतियों को खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में था। यह पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी संसद के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो चीनी संसद के लिए चुनाव हर 5 वर्ष बाद होते हैं। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस जिसका मतलब होता है लोग, और क्रेटोस यानी कि शक्ति या शासन, इसका मतलब है लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों का शासन, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? तो भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो चुनावों की निगरानी और संचालन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 ईस्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और यह भारत का सबसे दूर पूर्वी बिंदु है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के बीच में स्थित है। भारत में शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में शेर केवल गुजरात राज्य के गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं। गिर अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी है? तो पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या 80 है, और वे अधिकतर जमींदार और व्यापारी होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये अधिनियम जो है, जिसको हम नरेगा भी बोलते हैं, नरेगा जो है वो 2005 में पारित किया गया था। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी क्या है? एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो सबसे पहले देखिए, एमएसपी क्या है? एमएसपी आपका होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसकी घोषणा जो है मंत्रालय द्वारा की जाती है, और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना होता है। तो एमएसपी की घोषणा कौन करता है? गवर्नमेंट यानी कि सरकार। वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उनका उद्देश्य था भारतीय समाज को वेदों के सच्ची शिक्षाओं की ओर लौटाना, ताकि समाज में अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हो सके। नेक्स्ट, भारत का मुखिया कौन है? तो भारत का जो मुखिया है वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। तो भारत का मुखिया राष्ट्रपति होता है,
और जो सरकार का कार्यकारी प्रमुख है वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए लिखना है। तो जो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम है वो क्या होती है? वो एक तरीके से कुल मूल्य है जो एक देश में एक वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का होता है। इसे एक देश की आर्थिक स्थिति मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के अंदर क्या क्या आता है? श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम यानी कि जो उद्योग है उनके द्वारा जो उत्पादित आय है वो सब शामिल होते हैं। आसान शब्दों में अगर आप कहें तो राष्ट्रीय आय उस धन या मूल्य को कहते हैं जो किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी आर्थिक गतिविधियों से अर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, भारत में बफर स्टॉक का भंडारण कौन करता है? तो भारत में बफर स्टॉक का भंडारण भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI करता है। FCI की फुल फॉर्म होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और FCI का मुख्य उद्देश्य भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना और जरूरत के समय बफर स्टॉक का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में भयानक दंगे कब हुए थे? तो गुजरात में भयानक दंगे 2002 में हुए थे और इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या कहता है कि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। कारण कहता है कि भाषा अंतर के आधार पर हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। तो इसके अंदर ये दोनों ही जो है आपके सही है, सत्य है, बोथ ए एंड बी। ठीक है। और जो ए है आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी ए की, क्योंकि हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी और यह पंजाब से भाषा के आधार पर ही अलग किया गया था, क्योंकि पंजाबी भाषा क्षेत्रों को पंजाब में रखा गया था और हरियाणा में जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनको रखा गया था। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन भी आपका अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन कहता है कि भारत में लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। कारण कहता है कि भारत एक लोकतंत्र है। तो ये दोनों ही चीजें सही है, सत्य है। और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनावों के माध्यम से चुनते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ही सत्य है। तो ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है इसी के साथ, जिसमें आपके सारे 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन थे। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है। इसमें आपका टोटल 8 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो खुदीराम बोस का आप लिख सकते हैं कि जन्म जो है 1889 में हुआ था और जो इनकी डेथ थी 1908 में हुई थी। तो खुदीराम बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक युवा क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर बिहार में अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। गिरफ्तार होने पर 18 वर्ष की आयु में ही उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन को और भी गति दी। तो आपको एक छोटी सी 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो 5 से 6 लाइनों के अंदर छोटा सा आपको ये आंसर लिखना था। तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं और एग्जाम में अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। यह कमीशन भारत के संवैधानिक सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन भारतीयों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया और उन्होंने इसका व्यापक विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। इसमें नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य है? तो गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जो तब बनती है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसमें विभिन्न दल आपसी समझौते के तहत शासन चलाते हैं, तो इसे कहते हैं हम गठबंधन सरकार। यानी कि जब किसी भी एक सरकार को बहुमत नहीं मिलता, तो दो या दो से ज्यादा जो है पार्टियां आपस में मिलकर जो है एक समझौता करती हैं और वो मिलकर जो है शासन करते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या तात्पर्य है? भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। यह क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वनों की दो विशेषताएं बताइए। तो सदाबहार वन कौन से होते हैं? जो पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो ये घने होते हैं। इनकी दो प्रमुख विशेषताएं क्या है? पहली है घनी वनस्पति। इनमें ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जो घने होने के कारण सूर्य के प्रकाश को जमीन तक नहीं पहुंचने देते। दूसरा है इनकी विशेषता वर्ष भर हरियाली। इन वनों में वृक्षों की पत्तियां धीरे धीरे झड़ती हैं और नई पत्तियां जो वो साथ के साथ आती रहती हैं, तो ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ हरियाली जो है पूरा साल रहती है। तो ये दो विशेषताएं हैं सदाबहार वनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खाद्य सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य सभी लोगों को हर समय पर्याप्त पोषक और सुरक्षित भोजन प्राप्त होने की सुनिश्चितता से है। यानी कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत क्या है? सभी लोगों को पर्याप्त पौष्टिक और सुरक्षित भोजन जो है वो मिलता रहना चाहिए। इसका उद्देश्य भूखमरी को रोकना और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, गरीबी रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय या उपभोग स्तर है जिससे कम आय पर कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है? भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। इनको जो व्यक्ति पूरा जब नहीं कर सकता तो उस व्यक्ति को हम गरीबी रेखा से नीचे मानते हैं। इससे यह निर्धारित किया जाता है कि कौन गरीब है और किन्हें सरकारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा। तो ये एक न्यूनतम जो आय है या उपभोग स्तर है वो निर्धारित कर दिया जाता है और उसके आधार पर जो है डिसाइड करा जाता है कि कौन से लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे माने जाएंगे। ठीक है, तो ये दो दो मार्क्स के आपके 8 क्वेश्चन थे, ये हो चुके हैं। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी के अंदर आपके 4 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपका ये है 12 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है एक पैराग्राफ दिया गया है। आपको ये पैराग्राफ जो है पढ़ना है और इसके आधार पर आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस पैराग्राफ के आधार पर पहला क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कार्य किए? तो होम रूल लीग के प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक ने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को संबोधित किया और होम रूल का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश और बरार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मध्य प्रदेश और बरार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा के नेकी राम शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम एक पैराग्राफ दिया गया है। आपको ये पैराग्राफ रीड करना है और इसके बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। ये पैराग्राफ्स आपकी हिस्ट्री की या जो सोशल साइंस की जो बुक्स हैं उन बुक्स के अंदर से ही किसी न किसी चैप्टर से लिए गए हैं, तो इसलिए हम आपको इनके आंसर जो है साथ के साथ करवा रहे हैं। तो इस पैराग्राफ के बेस पर क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी किशोर जनसंख्या का बड़ा आकार है जो कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। जो किशोर जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा है? 5वां हिस्सा। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी संख्या में किशोरियां किस बीमारी से पीड़ित हैं? तो बड़ी संख्या में जो किशोरियां हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं।
एनीमिया यानी कि जो एनीमिया एक डिजीज का नाम है, ठीक है, एनीमिया से पीड़ित है। नेक्स्ट है, किशोरों को आमतौर पर किस आयु वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो किशोर आयु है वो 10 से 19 वर्ष की मानी जाती है। तो किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट फिर से आपका पैराग्राफ है, आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और इसी के बेस पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 60 सीटें जीती? तो विधानसभा चुनाव में लोकदल पार्टी ने 60 सीटें जीती। नया मुख्यमंत्री कौन बना? देवीलाल। नई सरकार ने किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए कौन सा आदेश जारी किया? तो नई सरकार ने छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों का बकाया कर्ज माफ करने का आदेश जो था वो जारी किया था। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन में फिर से आपकी ही सोशल साइंस की बुक में से एक पैराग्राफ दिया गया है और आपको इस पैराग्राफ के बेस पर कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने परिवार निवास करते हैं? तो पालमपुर गांव में लगभग 450 परिवार निवास करते हैं। दलितों की आबादी का हिस्सा है। दलितों की आबादी पालमपुर गांव का 1/3 हिस्सा है। बताएं कि पालमपुर गांव में क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्च विद्यालय, 1 सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय है। इसके अलावा अधिकांश घरों में बिजली कनेक्शन भी है और खेतों में ट्यूबवेलों को भी बिजली मिलती है। तो ये सारी सुविधाएं पालमपुर गांव के अंदर अवेलेबल है, उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपके फिर से 4 क्वेश्चन हैं जो कि 3-3 नंबर के हैं। तो ये भी आपका टोटल 12 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है कि भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? तो भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे? पहला था धार्मिक भेदभाव। हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ते हुए धार्मिक भेदभाव और तनाव ने विभाजन को जन्म दिया। दूसरा कारण था राजनीतिक असहमति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक असहमतियां और मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग की। तीसरा कारण था भारत के विभाजन का ब्रिटिश नीतियां। ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो नीति ने विभिन्न समुदायों के बीच असहमति को और बढ़ाया। नेक्स्ट कारण था मुस्लिम लीग की मांग। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के रूप में अलग मुस्लिम राज्य की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो ये 4 कारण मुख्य कारण थे भारत के विभाजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार बताने हैं। तो भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो है, पहला है आपका समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को स्वतंत्र रूप से बोलने, व्यक्त करने और यात्रा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। किसी भी नागरिक को बंधुआ मजदूरी या अन्य प्रकार का शोषण नहीं किया जा सकता। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने और प्रचारित करने की स्वतंत्रता है। पांचवा है संघ और संगठन का अधिकार। नागरिकों को संगठनों और आंदोलनों में शामिल होने का अधिकार है। और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय से न्याय की मांग कर सकता है। तो ये 6 अधिकार जो है भारत में भारतीय संविधान के अनुसार ये 6 मौलिक अधिकार जो है सभी भारतीयों को प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं भौगोलिक स्थिति। भारत का उष्णकटिबंधीय और उष्ण मध्यकालिक स्थिति जो है वो जलवायु पर प्रभाव डालती है। दूसरा कारक है पर्वत श्रेणियां। हिमालय पर्वत मानसून की दिशा और वर्षा को प्रभावित करते हैं। तीसरा है समुद्र। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। चौथा कारक है वायु और हवा का दाब। पश्चिमी क्षेत्र से मानसून और अन्य हवाएं भारतीय जलवायु पर असर डालती हैं। और पांचवा मुख्य कारक है ऊंचाई। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान और वर्षा में भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
आपको एक्सप्लेन करना है जन्म दर, मृत्यु दर और विकास दर को। तो जन्म दर यानी कि बर्थ रेट क्या होती है? जन्म दर वह संख्या है जो एक निश्चित अवधि में होने वाले जन्मों की संख्या को दर्शाती है, और ये ली जाती है प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के ऊपर माना जाता है इसको। मृत्यु दर यानी कि डेथ रेट क्या होता है? मृत्यु दर वह संख्या है जो एक निश्चित अवधि में होने वाली मृत्यु की संख्या को दर्शाती है। ये भी प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के ऊपर मानी जाती है या गिनी जाती है। फिर आता है विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट। विकास दर वह संख्या है जो जनसंख्या की वृद्धि या घटने की गति को दर्शाती है। इसे जन्म और मृत्यु दर के अंतर से माप सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट। नेक्स्ट सेक्शन ये आपका है जिसमें कि आपको 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन आपको और में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो है आप अपने बुक में से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े काफी बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे अगर यहाँ हम करवाएंगे आपको। तो ये आप अपने बुक से इजिली इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से ढूंढकर आप उन्हें लर्न कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका मैप स्किल बेस्ड, यानी कि मानचित्र के क्वेश्चन आते हैं आपके इसके अंदर। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और एक है 3 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है कि विश्व के मानचित्र पर आपको दिल्ली और मेरठ को दर्शाना है। ठीक है, दिल्ली और मेरठ कौन से थे? फेमस प्लेसेस थे जहां 1857 की क्रांति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है भारत के मानचित्र पर आपको जो है कोरोमंडल तट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और गंगा नदी, इनको दर्शाना था। तो इनके लिए आप जो है मैप पर अच्छे से पेंसिल से, कलर पेंसिल जो होती है उनसे जो है आप अच्छे से अपने जो आपको एग्जाम के अंदर मैप दिया जाता है उसके ऊपर इनको शो करें अच्छे से। और इसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक्स जो है वो बताना चाहते हैं। इन जगहों को याद रखने के लिए आप इस तरीके से थोड़ी ट्रिक्स याद कर सकते हैं। जो आपको दिल्ली और मेरठ जो कि क्या है 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थान है, तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिल्ली से मेरठ मेट्रो में यात्रा। दिल्ली और मेट्रो फेमस है, आप जानते हैं दिल्ली और मेट्रो कनेक्टेड है। तो आपने क्या कर दिया, दिल्ली से मेरठ मेट्रो यात्रा। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली और मेरठ दोनों ही एक दूसरे के पास पास है। तो आपको इस यात्रा के शब्द से इनको याद रखना आसान हो जाएगा, और जिससे आप मैप में भी इनको अच्छे से दिखा पाएंगे। नेक्स्ट आपको दिखाना था भारत के मानचित्र में कोरोमंडल तट को। तो इसके लिए एक ट्रिक है, तमिलनाडु की ओर कोरोमंडल। ठीक है, तो इससे आप क्या है याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु के पास दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से जो है जोड़ने में ये मदद करता है। तो यहाँ से आप तमिलनाडु के अंदर जो है इसको कोरोमंडल तट को दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं कि काजू खाते हुए असम में हाथी देखा। इसका मतलब जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो असम के अंदर स्थित है, और ये अपने हाथियों और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इस ट्रिक से जो आपको ये ध्यान रहेगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट गंगा नदी था। ठीक है, गंगा नदी का आप सबको अच्छे से पता ही है कि गंगा नदी का उद्गम जो हिमालय से होता है और समापन बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ से जो आप गंगा नदी को भी आराम से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस पूरे पेपर को जो अच्छे से देखें। हमने आपके लिए काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो है अपने पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से करेंगे। और सबसे मेन चीज़, आप अपने आंसर शीट के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी राइटिंग लिख कर आएँ, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर लिख कर आएँ, और जो है सीरियल वाइज क्वेश्चंस को करें। पहले वो क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और मुश्किल क्वेश्चंस को आप लास्ट में करें। और अगर आपने पेपर अच्छे अच्छे से कर रखा होगा बिल्कुल साफ सुथरा, तो एग्जामिनर जो है आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।